हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी पर। और आज के लेक्चर नंबर 8 पर पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अक्षय स्थिति। अक्षय स्थिति के लिए व्यंजक की स्थापना किए थे, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि पिछला वीडियो देखेंगे तभी आपको आगे की जो वीडियो है वो अच्छे से समझ आएगा। आज की हमारी टॉपिक है निरक्षीय स्थिति, और निरक्षीय स्थिति के लिए हम व्यंजक की स्थापना आज हम करेंगे। बारीकी से समझेंगे, बेसिक के साथ समझेंगे, आपको कहीं पे कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप इस व्यंजक को बड़ी ही आसानी से बना पाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगा। और व्हाट्सएप पर रामानुजन एकेडमी के नाम से ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मैं डाल देता हूँ, उसे क्लिक करके आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। डेली जो वीडियो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ उसमें भेज दिया जाता है ग्रुप में, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम समझेंगे निरक्षीय स्थिति क्या होती है, निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक कितना इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। ये जो व्यंजक है वो महत्वपूर्ण है, इसको आप एक बार अच्छे से समझ गए तो मान के चलिए जब हम चुंबकत्व नाम के चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे भी सेम ऐसे ही निरक्षीय स्थिति की गणना करेंगे। तो यहाँ आज की वीडियो आपको समझना ज़्यादा अनिवार्य है। देखिए, निरक्षीय स्थिति, इसे अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ जितना भी अब आगे की व्यंजक आएगा, सबसे पहले आपको डायग्राम के थ्रू ही मैं आपको डेफिनेशन, उसका वर्णन, उसका व्यंजक समझाऊंगा। तो आज भी हम डायग्राम बनाते हुए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्लियर डायग्राम इस वजह से बना के ले आता हूँ मैं, ताकि आप भी अच्छे से नोट्स तैयार कर सकें। इसको मैं पुनः समझाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति के लिए हम सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव ये हम ले लेते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव यहीं पे बनाता हूं ना, उसके बाद डायग्राम आपको समझ आएगा। फिर बगल में आपको आपका डायग्राम बना हुआ है, ठीक। तो एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं, इसका नाम है ये बी और इसका नाम है ए, ठीक। ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। हमको पता है वैद्युत द्विध्रुव की प्रभावी लंबाई कितनी होती है, 2a। कितनी होती है, 2a। उसके मध्य बिंदु पर हम एक बिंदु O लेते हैं, ये मध्य में है, इस वजह से ये 2a दो भागों में बटेगा, तो B और O ये भी होगा स्मॉल a, O और A ये भी होगा स्मॉल a, ठीक है। अब टॉपिक क्या है आपका, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति का मतलब है मध्य बिंदु से लंब अर्धक पर कोई बिंदु लेंगे हम, तो ये मध्य बिंदु है, और लंब, लंब मतलब यहां से एक लंब डालिए आप, और ये लंब अर्धक बोलते हैं इसको, ठीक। इसके आधे में तो यहाँ पे हम एक बिंदु P लेंगे, और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्लस आवेश की कल्पना करेंगे। क्या करेंगे, प्लस आवेश की कल्पना करेंगे। अच्छा, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये किससे मिलकर बना होता है, ए पर होता है इसमें प्लस Q, और बी पर होता है इसमें माइनस का Q। ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना होता है, जिसकी प्रभावी लंबाई होती है 2a। मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर हम प्लस Q आवेश या एकांक आवेश बोल सकते हैं, परीक्षण आवेश बोल सकते हैं, उसकी कल्पना करते हैं। तो ध्यान से देखें, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो वैद्युत द्विध्रुव का जो प्लस आवेश है, इस प्लस आवेश को क्या करेगा, वो प्रतिकर्षित करेगा, मतलब इस तरह से वो प्रतिकर्षित करेगा। तो प्लस Q आवेश इस परीक्षण आवेश को क्या करेगा, वो प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षित करेगा तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा E1। क्या होगा, विद्युत क्षेत्र E1 हो जाएगा, ठीक है। इसी को ही हम क्लियर करते हैं। इस विद्युत क्षेत्र E1 की जैसे ही कोई लाइन तिरछा जाती है, जैसे ये समझो ये आपका होता है y अक्ष और ये होता है आपका x अक्ष, ठीक। इसके बीच से कोई परिणामी जाता है तो x अक्ष के साथ कोण बनाता है, तो यहाँ पे घटक होता है cos थीटा, और y ये वाली घटक होती है आपका sin थीटा। x अक्ष के जो घटक होते हैं उसे क्षैतिज घटक कहते हैं, y अक्ष के साथ जो घटक बनते हैं उसे हम ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं। तो यहाँ पे
ये एक तिरछा लाइन है, ठीक। तो यहाँ हम देखें तो एक्स अक्ष कुछ इस प्रकार से बनेगा ना। तो एक्स अक्ष के साथ ये कोण बनाएगा E1। तो E1 का एक घटक बनेगा, कोण बना रहा है इस वजह से E1 कॉस थीटा। क्या घटक बनेगा? E1 कॉस थीटा। अब एक यदि कॉस थीटा यदि मान के चलिए क्षैतिज में है तो ऊर्ध्वाधर घटक कैसे होगा? जस्ट उसके लंबवत होगा। लंबवत मतलब उससे 90 अंश, जैसे कि ये देखो। तो ये मान के चलिए आपका क्या है? क्षैतिज घटक है। तो इससे आपको ऊर्ध्वाधर लेना है तो ये देखो ऐसे लेना पड़ेगा, ठीक। तो ये वाली घटक हो जाएगा आपका E1 के ही दो घटक प्राप्त होंगे, E1 साइन कॉस थीटा और ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। ये समझ आया पूरी तरह से, ठीक। अब हम देखेंगे माइनस क्यू आवेश। माइनस क्यू आवेश इस परीक्षण आवेश को अपनी ओर लेके आएगा, क्योंकि माइनस और प्लस में क्या होते हैं? आकर्षण होते हैं। तो प्लस क्यू को वो ऐसे खींच के ले आएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर आएगा, ये E2, ठीक। यहाँ पे दिशा की भी बात करेंगे तो P से B की ओर क्या होगा? P से B की ओर। अब इस E2 के भी दो घटक प्राप्त होंगे हमको। तो एक तो जस्ट ऊपर कोण बन जाएगा ये, तो E2 ऊपर की ओर कोण बनाएगा तो वहां पे E2 का एक घटक प्राप्त होगा E2 कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा कोण बनेगा, यहाँ पे भी थीटा कोण बनेगा। अब इसी लाइन से हम 90 अंश लेंगे तो ये 90 अंश आएगा कि नहीं आएगा बताइए? यहाँ से देखो ये टोटल 90 अंश का कोण बनेगा, लेकिन ये वाली आपका क्या है? सिर्फ ये आपका E2 कॉस थीटा के लिए लाइन है। तो ये आपका E2 कॉस थीटा है, तो ये वाली लाइन हो जाएगी आपका E2 साइन थीटा। क्या हो जाएगा? E2 साइन थीटा, ठीक है। इस प्रकार ये जो डायग्राम है वो पूरी तरह से कंप्लीट होती है। एक बार फिर से देखें आप, वैसे अब ज्यादा पास हो गया है, नॉर्मल है लेकिन ध्यान से देंगे। ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी प्रभावी लंबाई है 2a। मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु P पर ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इस पर हम परीक्षण आवेश Q की कल्पना करते हैं। यदि प्लस आवेश है और यहाँ पे प्लस है तो प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, तो E1 के घटक प्राप्त होंगे आपको E1 कॉस थीटा इनके साथ और E1 साइन थीटा इनके साथ, ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो आपका माइनस क्यू है, इस प्लस क्यू को क्या करेगा? वो आकर्षित करेगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस लाइन में हो जाएगा आपका E2। इसके भी दो घटक प्राप्त हो जाएंगे। इस लाइन से मिलाते हुए ये एक घटक बनेगा। इस लाइन से मिलाते हुए ये एक घटक बनेगा जिसका नाम है E2 cos थीटा। और यहाँ से हम जस्ट इसके लंबवत लेंगे ऐसे, देखो ये है, ठीक। तो इसके लंबवत होगा ये, तो ये वाली लाइन हो जाएगा आपका E2 साइन थीटा, ठीक। यही चीजें यहाँ पे बना हुआ है सिस्टमेटिक तरीके से, अच्छे से। डायग्राम आपको समझ आया? तो परिभाषा की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो, वैद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक पर कोई बिंदु है जिसका नाम हम लोगों ने दिया है P। इस बिंदु P पर ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे और इस बिंदु को ही द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है, ठीक। वही परिभाषा देखो, वैद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक में कोई बिंदु स्थित है। लंब अर्धक में क्या है? कोई बिंदु स्थित है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसे द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके वर्णन की। वर्णन पिछला जैसे सेम टू सेम रहेगा, बड़ी आसान है इसका वर्णन। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिसकी प्रभावी लंबाई 2a तथा मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। डायग्राम आपको अच्छे से समझ आया होगा, तो इस हिंदी को आप बड़े ही आसानी से लिख पाएंगे। चलिए इसकी व्यंजक की स्थापना करते हैं, स्टार्ट करते हैं व्यंजक। सबसे पहले इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे हम
प्लस क्यू, थोड़ा इसके थोड़ा मोटा कर लेता हूं, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E1 बराबर, देखो प्लस क्यू आवेश के कारण ये प्रतिकर्षित किया तो ये E1, इसका सूत्र होता है 1/4πε0 और Q अपॉन उनके बीच की दूरी। तो यहाँ पे हमने आवेश लिया था प्लस Q, यहाँ पे लिया था, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, देखो P और E, क्या हो जाएगा P और E, आप AP बोल सकते हो। तो बीच की दूरी हो जाएगा AP का स्क्वायर। दिशा की बात कर लेते हैं, यहीं पे ये प्लस है तो हमको मालूम है प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की ओर जाती है। किधर जाती है, बाहर की ओर जाती है। कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो A से P की ओर, तो यहां पे हम लिखेंगे AP के अनुदिश, AP के अनुदिश, ठीक है। बस यहीं तक रखिए इसको और इसे ही आप समीकरण 1 दे दीजिए। अब हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, यह आपका माइनस क्यू है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर निकलेगा आपका E2 माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत बिंदु P पर, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E1 के बाद ये हो जाएगा E2 1/4πε0 Q, इनके बीच की दूरी देखो P और क्या है आपका B, BP लिख दीजिए। तो Q अपॉन BP का स्क्वायर, इसे मैं दूंगा समीकरण 2। यहाँ पे इनकी दिशा देखें तो देखो माइनस पर क्या होता है, माइनस पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से आती हैं, तो यहां से प्लस से निकल के ऐसे आएगा। इसकी दिशा कैसे होगी, P से B की ओर। दिशा क्या होगी, P से आएगा विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे B की ओर, P से B की ओर, PB के अनुदिश, PB के अनुदिश, ये इनकी दिशा हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का मान आप याद रखेंगे, ठीक। नया पेज लेते हैं, चलिए डायग्राम में थोड़ा आगे समझ लो। अब ध्यान से देखें, चलिए हम आपको नेक्स्ट पेज में बताता हूं। ये कुछ ऐसे था, ये मध्य बिंदु था O, ये था A और ये भी A था, यहाँ पे लिया था B और यहाँ पे था A, ठीक है। देखो ये वाली जो दूरी है दोनों A आपस में बराबर है, मध्य में है, मतलब ये A और ये वाली A दोनों क्या है, आपस में बराबर है। इसकी एक और भुजा है जो इस पर लंब है, 90 अंश का कोण बना रहा है, तो ये भुजा भी बराबर होगा दोनों त्रिभुज के लिए। यदि हम इसको मिलाते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये दो त्रिभुज बनेंगे, ये दो त्रिभुज। जब किसी दो त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसकी तीसरी भुजा भी बराबर होती है। जैसे ये भुजा इसके बराबर है, ये तो दोनों के लिए कॉमन है, ये जो आपका है, ये जो आपका है, ये तो दोनों के लिए कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो भाई दोनों त्रिभुज के लिए जब दो भुजा बराबर हो गए, दो भुजा बराबर हो गए, तो इसके तीसरा भुजा को भी बराबर होना पड़ेगा। ये ज्यामिति से हम कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ज्यामिति से यहाँ पे क्या था, P था, PA और PB आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर है। PA मतलब ये वाली भुजा और PB मतलब ये वाली भुजा, दोनों बराबर हो जाएंगे। ज्यामिति से
पी ए बराबर पी बी, अर्थात पी ए में विद्युत क्षेत्र क्या है आपका E1 है और पी बी में विद्युत क्षेत्र क्या है आपका E2 है। तो दोनों भुजा बराबर हैं, तो दोनों भुजा पर कार्य करने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो E1 बराबर हो जाएगा आपका E2, क्या हो जाएगा E1 और E2 आपस में बराबर हो जाएंगे। ये हुआ। अब समझें, ध्यान से देखेंगे ना। E1 साइन थीटा ये एक रेखा है, इस रेखा पर E1 साइन थीटा ऊपर की ओर कार्य कर रही है और उसी रेखा पर E2 साइन थीटा नीचे की ओर कार्य कर रही है। तो एक रेखा पर दो बल एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्य करें और उस बल का परिमाण भी बराबर हो, ऊपर की ओर और नीचे की ओर दोनों बल का परिमाण बराबर है, दोनों की तीव्रता बराबर है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, एक हाथ को कोई इधर से खींच रहा है, एक हाथ को कोई इधर से खींचेगा, तो दोनों की बल बराबर है। तो बताइए मैं किधर जाऊंगा, अपने जगह में ही रहूंगा मैं, क्योंकि दोनों की बल बराबर है। तो दोनों की जो बल है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, धीरे धीरे वो नष्ट कर देंगे। ऐसा ही है यहाँ पे E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तथा ये जो आपकी लाइन है, इस लाइन पर है आपका E1 cos थीटा और इसी लाइन पर है E2 cos थीटा। ठीक, दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं। एक हाथ को दो व्यक्ति सामने से खींच रहे हैं, तो दोनों के बस बल क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहां पे मैं नोट कर दूं, चूंकि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक ही क्रिया रेखा, एक ही रेखा में विपरीत दिशा में है, एक ही रेखा में विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ठीक, एक बार देख लेते हैं। चूंकि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक ही रेखा में, ठीक, एक ही रेखा में विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, तथा घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक, तो परिणामी तीव्रता, ठीक, परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, परिणामी तीव्रता E हो जाएगा आपका, देखो E1 cos और E2 cos आपस में जुड़ जाएंगे, साइन की कोई यहाँ पे रोल नहीं है, साइन एक दूसरे को समाप्त कर देंगे। यहाँ पे काम आएगा आपका E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। जस्ट ऊपर से देखो E1 और E2 आपस में बराबर है, तो यहाँ पे E1 cos थीटा E2 की जगह भी हम क्या रखेंगे, E1 ही रखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा E1 और ये cos थीटा, E1 cos थीटा और E1 cos थीटा आपस में जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2E1
कॉस थीटा, ये देंगे आप समीकरण 3। समीकरण 1 से E1 का मान आप यहाँ पे रखोगे। देखिए E1 का मान हम समीकरण 1 से समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, तो लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर, इसे समीकरण 3 देने की जरूरत नहीं है। समीकरण 1 से मान रखने पर, ठीक, तो E इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2। E1 का वैल्यू, E1 का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या है जी, AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर। अब इसे आप दीजिए समीकरण 3, ठीक है। अच्छा, E1 बगल में कॉस थीटा है, कॉस थीटा बगल में लिखना पड़ेगा कॉस थीटा, इसे आप देंगे हम समीकरण 3। अब डायग्राम की सहायता से हम AP स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे और कॉस थीटा का वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक। ये डायग्राम मैं मिटा देता हूँ, ये इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ जस्ट बगल में, क्योंकि यही डायग्राम तो हमें काम देगा यहाँ पे, ठीक। सबसे पहले हम AP स्क्वायर का मान निकालते हैं। AP कहाँ पे है, देखो ये आपका AP है, ये क्या है, AP है, ये AP है, ठीक, और ये है आपका OA और यह आपका P और O, इसके बीच की दूरी है R और इसके बीच की दूरी है A। तो वह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इस कर्ण का मान हम निकालेंगे, ठीक। समकोण त्रिभुज AOP में, समकोण त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, बताइए। कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है इसमें, P और A, यहाँ पे क्या लिया है AP, तो कर्ण हो जाएगा आपका AP, तो AP का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग, लंब कौन है, ये है लंब, ठीक। देखिए ऐसे जो होता है ना इस प्रकार से, तो इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। तो लंब है आपका O और P, OP, या एक काम करो OP का मान डायरेक्ट रखो, OP का मान क्या है आपका R है, O से P के बीच की दूरी क्या है, R का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है आपका O और A, इसके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल a, तो आधार का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर। तो AP स्क्वायर का मान हम डायरेक्ट रख सकते हैं R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ठीक। थोड़ा आगे हल करते हैं, काम आएगा। स्क्वायर का पक्षांतर क्या होता है, कर्णी होता है, ठीक। स्क्वायर का पक्षांतर जैसे x का स्क्वायर इधर y है, तो स्क्वायर का पक्षांतर क्या हो जाएगा, कर्णी y होता है। या कर्णी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, कर्णी का मतलब होता है 1/2, ठीक। तो ये स्क्वायर पक्षांतर होकर उधर जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 उधर जाके हो जाएगा 1/2, ठीक। ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे आपको आसान होगा। अब इसी डायग्राम से मैं निकालूंगा तथा कॉस थीटा का मान निकालूंगा, मैं कॉस थीटा का भी मान निकालूंगा। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है बताइए, कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो ये होगा आधार, ये होगा आधार और ये होगा कर्ण, ठीक, क्योंकि यहाँ पे कोण बना था थीटा, तो कोण के सामने की भुजा को हम हमेशा लंब कहते हैं। तो ये होगा आधार और सबसे बड़ी भुजा कहलाती है कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, कॉस थीटा। आधार क्या है, देखो आधार है O से A,
मतलब इसका मान कितना है, इसका मान कितना है आपका स्मॉल ए है। तो आधार मतलब ए। कर्ण, कर्ण क्या है, कर्ण है ए और पी, या ए पी ही लिख दीजिए, ए और पी। थोड़ा सा और मान चेंज रखना है आपको। ए पी का डायरेक्ट मान रखो आप आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो ये ऊपर का ए तो रहेगा ही, नीचे ए पी का मान रख लूँ ना मैं यहाँ से। देखो ये ए तो सेम टू सेम है, ए पी का मान ये वाला रख रहा हूँ मैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और उसके ऊपर 1/2। ठीक, तो कॉस थीटा का मैं ये वाला मान रखूंगा और ए पी स्क्वायर का ये मान रखूंगा। मैं लिख देता हूं यहां पे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में ए पी स्क्वायर सीधा लिख देता हूं, ए पी स्क्वायर तथा कॉस थीटा। ये डायग्राम मिटा देता हूं ना मैं, पिछला डायग्राम देख लीजिएगा जो पीछे वाले स्लाइड में है उसको। कॉस थीटा ए पी स्क्वायर तथा कॉस थीटा का मान रखने पर, चलिए मान रख दीजिए ई 2/4πε, तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू 2, क्यू को साथ में ले लो, 2 के साथ क्यू को साथ में ले लो, 2q 4πε0। ए पी स्क्वायर का मान रखना है मुझे। ए पी स्क्वायर का मान क्या है, ए पी स्क्वायर का मान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए पी स्क्वायर का वैल्यू है आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक, बगल में है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या वैल्यू है, कॉस थीटा का क्या वैल्यू है, कॉस थीटा का वैल्यू है ये वाली ए अपॉन आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और घात में है 1/2। बोलिए यहां तक अच्छे से समझ आया? एक बार फिर से देखो, 2 का 2 क्यू 2 के साथ में लिखा मैं, 4πε0 ये लिखा। ए पी स्क्वायर का मान, ए पी स्क्वायर का मान है आपके पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए पी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान है ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पूरे के ब्रैकेट में है 1/2। ठीक, चलिए तो ई का वैल्यू हो जाएगा क्यू 2a, साथ में लिखो, तो q इंटू 2a, इसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसके घात में कुछ नहीं मतलब 1 है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसके घात में क्या है 1/2 है। दोनों की आधार समान है, आर स्क्वायर ए स्क्वायर, आर स्क्वायर ए स्क्वायर, तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। तो 1 और 1/2 को जोड़िए, 1 + 1/2 कितना होगा, 2 एकम 2 और 1 3, मतलब 3/2। तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और ये होगा 3/2। बोलिए यहां तक क्लियर है क्या? ठीक, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। चूंकि P इज इक्वल टू हम जानते हैं होता है Q इंटू 2a, क्या होता है Q इंटू 2a होता है। ठीक, तो यहाँ पे Q इंटू 2a की जगह लिखूंगा मैं P, तो P अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये 3/2 ये। अब एक कंडीशन हम लेते हैं, क्या, यदि वैद्युत द्विध्रुव अत्यंत छोटा हो तो a लेस देन r। पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, यहाँ पे लेंगे तो हमारा जो पेज है एडजस्ट हो जाएगा क्या, यहाँ पे चलिए नया पेज ले लेते हैं। यदि वैद्युत द्विध्रुव अत्यंत छोटा हो, अत्यंत छोटा हो तो ध्यान से देखो, यह आपका वैद्युत द्विध्रुव था, ये A और B जिसकी प्रभावी लंबाई थी 2a।
अब बात कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव अत्यंत छोटा हो, अत्यंत छोटा मतलब एकदम करीब, ऐसे एकदम ही पास आ जाएंगे, और इसके बीच की दूरी 2a है, लेकिन मध्य बिंदु पे जो r था, ये जो r था वो तो सेम टू सेम रहेगा, r की दूरी सेम है, बस आपकी जो वैद्युत द्विध्रुव है ना वो अत्यंत छोटा हो रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव अत्यंत छोटा है तो उसके बीच की जो प्रभावी लंबाई है वो भी क्या हो जाएगा, छोटा, और r के साथ हम तुलना करें तो 2a का जो वैल्यू है, a का जो वैल्यू है वो नगण्य हो जाएगा। r की तुलना में हम a को नगण्य लेंगे, छोटा हो तो a लेस देन r, a r से बहुत छोटा है अर्थात हम उससे शून्य के बराबर ले सकते हैं। तो समीकरण 4 में a का वैल्यू मैं रखूंगा शून्य, क्या रखूंगा, शून्य। ठीक, समीकरण 4 से समीकरण 4 से E इज इक्वल टू क्या था, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए मतलब शून्य का स्क्वायर, और यहाँ पे था 3/2, तो E इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 3/2 2 के साथ गुणा हो जाएगा, तो r का स्क्वायर और ये 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनल व्यंजक निकल के आता है P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r के घात में हो जाएगा 3। ठीक, यही निरक्षीय स्थिति के लिए अभिष्ट व्यंजक है, यही क्या है आपका निरक्षीय स्थिति के लिए अभिष्ट व्यंजक है। थोड़ा बड़ा जरूर है, बाकी आप इसे ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे तो ये आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक, एक बार देखें, ये सेम टू सेम आपको बनानी है। यहाँ पे जो मैं ये किया था इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। सेम आपको ऐसे ही डायग्राम बनाना है और सेम टू सेम आपको लिखना है ऐसे ही। ठीक, 3 पेज है। ठीक, तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।